Welcome students, निखर here from फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान विषय में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये शिक्षा मनोविज्ञान विषय जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन ये बीएड के लिए, एमएड के लिए, सीटेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और एजुकेशन पेपर से नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इस क्रम में हम लोग 5वें यूनिट में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में डिस्कस करना है। और अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट अंक में, हमने व्यक्तिगत विभिन्नता का जो बैकग्राउंड है, इसकी स्टडी कैसे शुरू हुई, प्राचीन काल में इसकी स्टडी किस तरीके से होती थी, दोनों के बीच में क्या अंतर है, अलग अलग विद्वानों ने इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इन सारे ही पहलुओं पर हमने डिस्कस किया। तो उन डिस्कशन के दौरान ये बात निकल करके सामने आई कि आखिर वे कौन से कारक हैं, वो कौन से निर्धारक तत्व हैं, या वो कौन से आधार है जिसके आधार पर दो लोगों के बीच में भिन्नताएं देखी जाती हैं या इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों के ऊपर, या उसके निर्धारक तत्व के ऊपर, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्रम में जो पहला आधार है, जिसके आधार पर दो लोगों के बीच में अंतर स्पष्ट किया जाता है, वह है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आप कैसे दूसरे बालकों से किसी बालक को भिन्न करते हैं? उसके परिवार के आधार पर। उसका परिवार उसका आइडेंटिटी है। तो अलग अलग परिवार में जन्मे हुए बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कई बार तो ये देखा गया कि परिवार के ही अलग अलग बच्चों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। वो और भी आधारों पर होता है, लेकिन पहला आधार जो हमारा है वह है पारिवारिक या वंशानुक्रम, हेरिडिटिकल। तो इस आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित किया जाता है। दूसरा है वातावरण। अलग अलग वातावरण में रहने वाले लोगों के हाव भाव और उनके पर्सनैलिटी पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी देखा है। पर्सनैलिटी वाले में हमने देखा कि उस पर वातावरण, व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो हिली एरियाज में रहने वाले लोग और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग, हिमालय के तराई क्षेत्र में रहने वाले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में पर्याप्त मात्रा में भिन्नता देखी जाती है। तो उनके बीच में ये दिखने वाला जो अंतर होता है, उसका आधार बनता है वातावरण। जिस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसी तरीके से आपका पर्सनैलिटी बिल्डअप होता है या एक दूसरे से भिन्न होता है। तो दूसरा प्रमुख आधार जो है अंतर स्पष्ट करने वाला, वह है वातावरण। तीसरा अंतर है प्रजाति या देश। जैसे जिस किसी भी रेस से आप बिलोंग करते हैं या जिस किसी भी कंट्री के आप रहने वाले हैं, तो इस आधार पर आप दूसरे से स्वयं भिन्न हो जाते हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोग और पाकिस्तान में रहने वाले लोग, इन दोनों के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे आप? देश के आधार पर। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग और अफ्रीका में रहने वाले लोग, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करने का दो कारण बन सकता है। एक तो वातावरण कारण बनेगा और दूसरा देश कारण बनेगा। इसके साथ साथ एक मजेदार फैक्टर यह है कि प्रजाति के आधार पर भी आप दूसरे से भिन्न होते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख आधार प्रजाति के आधार पर भी होता है। वर्तमान दौर में कई तरह की प्रजातियां प्रचलित हैं, जिसमें आप देखेंगे नॉर्डिक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगोलॉइड है, निग्रिटो है, बहुत सारे ऐसे रेसेस हैं। तो इन रेसेस के बीच में शारीरिक रूप रंग के आधार पर अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में भिन्नता होते हुए भी अगर आप एक रेस के व्यक्ति हैं, तो आप दूसरे रेस वाले व्यक्ति से स्वतः भिन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख अंतर का आधार बनता है, वह है शिक्षा और आर्थिक दशा। देखिए, शिक्षित व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति, इन दोनों के बीच में हम अंतर किस प्रकार स्पष्ट कर पाते हैं? उनकी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर। तो यह भी एक प्रमुख आधार है दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करने का, दो बालकों के बीच में अंतर स्थापित करने का। इसके साथ साथ आर्थिक आधार पर तो आप प्रायः आए दिन अपने आस पड़ोस में देखते और सुनते हैं
APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन, फिर आप सुनते हैं BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। किस आधार पर यह अंतर किया गया? आर्थिक आधार पर। फिर आप देखते हैं कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये वर्ग पद सोपान क्रम जो बनाया गया, ये जो हायरार्की सेट किया गया, इसका आधार क्या है? इसका आधार भी आर्थिक दशा ही है। जैसे एक कॉमन बोलचाल में हम लोग अमीर और गरीब शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये आर्थिक आधार पर किया जाने वाला अंतर है। ये पूरी तरह से निजी मामला है, लेकिन इस आधार पर दो व्यक्ति आपस में भिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में अंतर होता है यहाँ। इसके बाद जो प्रमुख अंतर स्पष्ट करने वाला आधार है वह है आयु और बुद्धि। जैसे आप कहते हैं कि वो वृद्ध हैं, या किसी अन्य टॉपिक को छोड़ दे, अपने ही टॉपिक पर अगर हम लोग डिस्कस करें, तो आप जो शैशवावस्था बढ़ते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो किस आधार पर ये आप अंतर कर रहे हैं? ये आयु के आधार पर किया जाने वाला अंतर है। तो इससे भी आप दो बालकों के बीच में, दो मनुष्य के बीच में भिन्नता प्रदर्शित करने का काम करते हैं, और इसको मेजर भी किया जा सकता है। इसके बाद है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि के आधार पर आप लोगों में फर्क करते हैं। आप बुद्धिमान और बुद्धू दो शब्द आप प्रयोग करते हो, तो इन दोनों ही शब्दों को प्रयोग करने का आधार क्या है? बुद्धि की मात्रा। और आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। आप IQ निकालकर ये साबित कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट काफी बुद्धिमान है और कौन सा स्टूडेंट बुद्धिमान नहीं है या कम बुद्धि वाला है। तो इस आधार पर भी अंतर स्पष्ट किया जाता है, और ये पूरी तरह से निजी मामला होता है, लेकिन ये एक बालक को दूसरे बालक से, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भिन्न प्रदर्शित करने में हमारा सहायक बनता है। इसके साथ साथ है सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद। जब आप स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर मानव प्रजाति दो भागों में बढ़ जाती है, और ये एक दूसरे से भिन्न करने वाला जो आधार है ये है उनका सेक्स ऑर्गन, यानी उस लिंगीय पहचान के आधार पर आप स्त्री या पुरुष के रूप में उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, उनके बीच अंतर स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रमुख आधार बनता है वह है रचनात्मक शक्ति, यानी क्रिएटिव पावर। सॉरी, अगर आप देखिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सृजनात्मक नहीं होते, कुछ नया नहीं कर पाते, बिल्कुल वो पैटर्न को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस आधार पर, यानी मानसिक योग्यता के इस आधार पर भी, चूंकि इसको मेजर किया जा सकता है, इसीलिए इसको एक आधार के रूप में लिया गया। तो इस आधार पर आप दो व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित करते हैं। इसके बाद जो प्रमुख फैक्टर है, जो प्रमुख डिटर्मिनेंट है इंडिविजुअल डिफरेंस का, वह है परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी लेवल को अलग अलग साइकोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से मेजर किया जाता है, और इस आधार पर यह बताया जा सकता है कि वो काफी मैच्योर बिहेव कर रहा है, या किसी के लिए आप उपयोग करते हैं कि वो इमैच्योर बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये जो आप मैच्योर और इमैच्योर का अंतर कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, यही व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार बनता है। इसके बाद एक प्रमुख आधार है स्वास्थ्य, हेल्थ। आप हेल्थ के आधार पर भी दो लोगों के बीच में अंतर स्थापित करते हैं। आप सीधे सीधे किसी को स्वस्थ और किसी को अस्वस्थ कहते हैं, और दोनों को देखा और मापा जा सकता है। तो स्वास्थ्य भी एक प्रमुख आधार बनता है दो व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित करने का। यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है, प्रमुख आधार है भिन्नता का। इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी महत्वपूर्ण आधार बनता है। किस तरह के बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति बिलोंग कर रहा है। आप कहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हैं, या शहरी पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हैं, या डेवलप्ड कंट्री वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्री वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये सब जो अंतर करने का आधार है, ये मेजर किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, रीवेरीफाई किया जा सकता है, और ये सारे आधार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पर्याप्त मात्रा में भिन्न प्रदर्शित करते हैं।
तो व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा करके शिक्षक बच्चों की योग्यता, उनकी क्षमता, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उसके विचार, उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों, इन सभी गुणों के आधार पर बच्चों को सही गाइडेंस और सही काउंसलिंग प्रदान कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अब सारे स्टूडेंट्स के बारे में इक्वली नॉलेज हो चुका है। आप सबको समझने में सक्षम हो गए, कौन किस दिशा की ओर मूव कर सकता है, कौन कैसा है, किसके प्रगति के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उसको ग्रोथ करने से रोक रहा है। इन सारे ही पहलुओं पर डिस्कस करने में और आप एक्शन लेने में, कोई भी नया इनिशिएटिव लेने में आप सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक ही पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रभाव डालता है। तो ये जो अलग अलग प्रभाव होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारक होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आप समूहों का निर्माण कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे किसी भी क्लास में आप देखेंगे, एक कॉमन बातचीत के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग अगर 40 स्टूडेंट की साइज की क्लास की बात की जाए तो 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, काफ़ी आगे रहते हैं, हर चीज़ तुरंत सीख जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि 10-12 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बॉटम में होते हैं और किसी भी विषय में वो उनका परफॉर्मेंस कमजोरी होता है, और बाकी बच्चे बीच में होते हैं। तो ये जो बीच वाले बच्चे हैं ये आगे हैं, और जो बच्चे बॉटम में हैं, इन 3 तरह के कैटेगरी को आप ध्यान में रखकर अपना टीचिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से मौका मिले और सभी को उनकी योग्यता, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप आपके द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बहुत सारे आधार मनोविज्ञान में बताए गए हैं, जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप ऊपर में जो अभी हम लोगों ने जितने टॉपिक्स पर डिस्कस किया, इसके आधार पर आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसमें पर्याप्त रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं, उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं सीरियल वाइज इसको बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। जैसे पहला है राष्ट्रीयता। जो हम लोगों ने ऊपर में 10 पॉइंट देखे, मैं इसके अलावे बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीयता के आधार पर, हालांकि ये देश वाले पॉइंट के अंतर्गत शामिल हो जाता है। फिर विशिष्ट योग्यताएं, मानसिक आयु, विकास संबंधी अंतर, सीखने से संबंधित अंतर, गत्यात्मक कुशलता, रुचि संबंधी अंतर और व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं। तो ऊपर में जितने भी पॉइंट्स बताए गए उसके अलावे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इन सारे आधार पर भी देखा गया है, और प्रायः आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से इन सारे ही आधार पर भिन्न होता है। तो इस टॉपिक को शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि एक शिक्षक अपने सामने बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स के क्वालिटीज के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में अवेयर रहे। इस बात की जानकारी के आधार पर ही वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी बनाए और क्लास में शिक्षण के लिए उपस्थित हो। ऐसा करने से आप एक इफेक्टिव और एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के पीछे क्या कारण है, या किस आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इस चीज को आप आज आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।